अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस देखी थी। आज हम रेगुलर एक्सप्रेशन की ही आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल करेंगे हम, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल करेंगे और उसके बाद हम ऑनवर्ड इससे आगे काम करेंगे। तो कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको अभी उन्हें क्लियर करवा देती हूँ ताकि जो हम आगे टॉपिक्स पढ़ें उनके लिए आपको मुश्किल ना हो। आई होप वैसे तो आपको याद होंगी पिछले लेक्चर की, लेकिन मैं फिर भी आपको ये दो चीज़ें बता देती हूँ। जब हमारे पास प्लस लगा होता है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आती है, हमारे पास एक तरह का फॉर्मूला होता है, और जहाँ पे फॉर्मूले में प्लस लगा होता है तो प्लस का मतलब होता है यानी कि अगर हमारे पास a प्लस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी लिखा हुआ है, तो प्लस का मतलब है या। प्लस लगने का मतलब है अगर आपने कोई एक वैल्यू इनमें से पिक करनी है तो या तो आप इस वैल्यू को पिक कर सकते हैं या इस वैल्यू को, ठीक है। तो प्लस का मतलब है कि या इधर वाली वैल्यू पिक कर सकते हैं या इधर वाली वैल्यू, तो प्लस का मतलब होता है या। और अगर मल्टीप्लाई आ जाए, जैसे a और b दोनों इकट्ठे लिखे हों, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब अगर आपने एक वैल्यू पिक करनी है तो आप इन दोनों को इकट्ठा पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस ये दो चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है, इन्हीं को ये यूज़ होती हैं हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस में, इसलिए मैंने आपको दोबारा इन्हें रिपीट करवा दिया है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एक लैंग्वेज दी हुई है विच इज़ इवन लैंग्वेज। इवन लैंग्वेज का क्या मतलब है? इवन आप जानते हैं कि इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8। तो इवन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है कि उसमें जो भी स्ट्रिंग होगी, इवन लैंग्वेज सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जिन स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर हों वो इवन नंबर में हों। जैसे कि हम मसलन कह देते हैं कि अगर हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, जो स्ट्रिंग है हमारे पास A B B A, तो आप चेक करें कि इसमें A कितनी दफ़ा आया है। इसमें A जो है वो 2 दफ़ा आया है और B भी 2 दफ़ा आया है, तो इसका मतलब है इसमें A भी इवन है और B भी इवन है। तो ये हमारी जो है इवन लैंग्वेज की स्ट्रिंग बन जाएगी। तो चलें चेक करते हैं क्या कहता है। कहता है कि आपके पास एक लैंग्वेज उन्होंने दे दी है, दो आपने लेटर इसमें यूज़ करने हैं, एक तो आपने ए यूज़ करना है और एक आपने बी यूज़ करना है। तो इससे आपने इवन लैंग्वेज बनानी है। तो अगर हम चेक करें कि इन दोनों को मिला के हम कौन सी इवन लैंग्वेज बना सकते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता है, हम सबसे पहले नल लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम दोनों को में से कोई भी पिक ना करें तो हम नल लिख सकते हैं। उसके बाद हम सिर्फ ए ले सकते हैं, नहीं ले सकते। सिर्फ बी ले सकते हैं, नहीं ले सकते। हम सिर्फ 2 दफ़ा ए ले सकते हैं। तो पहली जो स्ट्रिंग हमारे पास बन सकती है वो है डबल ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास क्या बन सकती है, आप चेक करें तो ए बी भी नहीं बन सकता, बी ए भी नहीं बन सकता, तो बी बी बन सकता है। तो उसके बाद हम बी बी बना लेंगे, ठीक है। तो क्या हम 3 लेटर लेके कोई स्ट्रिंग बना सकते हैं? नहीं। अगर हम 3 लेटर लेंगे तो ये हमारे पास इनमें से कोई एक ऑड हो जाएगा। तो हम 4 लेटर लेके बना सकते हैं। तो 4 लेटर लेके कैसे बना सकते हैं? 4 लेटर लेके आप बनाएंगे तो आपको पता है हमारे पास 4 लेटर लेने से 4 दफ़ा हम ए लिख सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम 2 दफ़ा ए 2 दफ़ा बी लिख लें, या फिर ये हो सकता है कि हम ए बी लिख लें, या फिर हम बी ए इस तरह हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी ए, या जो है हम लिख सकते हैं कि ए बी, इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास जो हैं इनको यूज़ करते हुए इस तरह स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। ये डबल बी 4 ए 2 बी ए बी या बी ए या बी ए, इस तरह की हमारे पास स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे उन्होंने जो है हमारे पास स्ट्रिंग बनाई हुई है, उन्होंने ये पूरा सेट बना के लिखा भी हुआ है। ये चेक करें आप, यहाँ पे उन्होंने ये वाला सेट बनाया हुआ है। ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी। सबसे पहले उन्होंने नल स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसके बाद डबल ए है, फिर डबल बी है जो हमने इधर बनाया था, फिर उसके बाद जो है वो 4 ए हैं, ये हमने यहाँ लिखे थे, फिर 2 ए 2 बी हैं, वो भी हमने यहाँ पे लिखे थे। उसके बाद ए बी है, वो भी हमने उसके बाद वही लिखा था। फिर ए डबल बी ए है, वो हमने ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसने बी बी लिखा है, वो इधर हमने एंड पे लिखा हुआ है। फिर उसने बी ए लिखा है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही जो है ना, यही बन सकते हैं, तो उसने सारे बनाए हुए हैं। तो
अब हमने क्या करना है कि इसकी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जब बनाते हैं तो हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं। देखिए इवन लैंग्वेज में हमारे पास क्या हो सकता है, तो हमारे पास क्या होगा कि इवन लैंग्वेज के लिए हमने सबसे पहले हमारे पास जो है डबल ए हो सकता है इसमें, ठीक है, और हम इसमें जो है डबल बी ले सकते हैं। ये चीज़ें हो गई, यानी कि या हम डबल ए ले सकते हैं या डबल बी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया था। तो हम डबल ए लिखेंगे, प्लस डालेंगे और डबल बी। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, या तो हम ए बी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम जो है बी ए ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ए बी और बी ए लें, इनमें से कोई एक लेंगे, ए बी या बी ए में से, तो आपको पता है कि ये अगर एक दफ़ा इन्हें लेंगे तो ए और बी हमारे पास इवन होंगे। तो इसका मतलब है हम ए बी या बी ए अगर इनमें से कोई एक पिक करते हैं तो फिर हमें ये 2 दफ़ा लेने पड़ेंगे, दोबारा फिर ए बी या बी ए में से कुछ लेना पड़ेगा, तब वो हमारे पास इवन बनेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि या तो हम 2 दफ़ा ए लिख सकते हैं या फिर हम 2 दफ़ा बी लिख सकते हैं, या अगर हमने ए बी या बी ए में से कुछ पिक करना है तो वो हमें 2 दफ़ा पिक करना पड़ेगा। लेकिन इसके सेंटर में ये 2 दफ़ा लेने से तो हमारे पास जो है वो इवन आ ही जाएगा। तो इसके सेंटर में हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी इवन नंबर ऑफ़ ए या इवन नंबर ऑफ़ बी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी मैं क्या चीज़ बता रही हूँ। ये हम इसके ऊपर स्टार लगा देंगे, ये हमारे पास हमें मतलब मस्ट नहीं लेना, इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो ना लिखें। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो इसकी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, वो इस तरह होगी कि इसमें ये देखें हमारे पास यही ऑप्शन थे, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, इसमें भी डबल ए है वो हमने यहाँ हाईलाइट कर लिया, इसमें भी शुरू में डबल ए है वो हमने हाईलाइट कर लिया, इसमें ए बी है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसमें देखें बी ए है। तो सबके स्टार्ट में या तो डबल ए है या डबल बी या ए बी या बी ए। तो हम क्या करेंगे कि हमने इन्हीं को यूज़ करते हुए नीचे एक्सप्रेशन बना ली। सबसे पहले डबल ए ले लिया, इसे हम अकेले को लिख सकते हैं। उसके बाद हमने डबल बी लिख लिया, इसे भी हम अकेले को लिख सकते हैं। लेकिन ए बी या बी ए में से अगर हमने कुछ पिक करना है तो उसे 2 दफ़ा पिक करना पड़ेगा, तो उनके सेंटर में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास सेम यही एक्सप्रेशन जो है उन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक नोट लिखा हुआ है। इस नोट में वो हमें डिफरेंस बता रहा है R1 और R2, यानी कि दो अगर a प्लस बी डाल के उसके ऊपर होल ब्रैकेट लगा के और फिर अगर ऊपर हम स्टार लगाएं तो उसका मतलब कुछ और बनेगा, और अगर हम a पे स्टार लगा के प्लस डाल के b पे स्टार लगा दें तो वो एक और चीज़ होगी। तो ये इन्हीं चीज़ों में डिफरेंस बता रहा है इन दोनों में। तो कहता है कि मसलन हम ले लेते हैं ये, तो कहता है कि आप जो है R1 से स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की स्ट्रिंग नहीं बना सकते, ए बी की कंकैटिनेशन की स्ट्रिंग नहीं बना सकते, लेकिन R2 से आप कंकैटिनेशन वाली स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब कंकैटिनेशन क्या है ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। कंकैटिनेशन होता है यानी कि मिक्सचर समझ लें आप, कि हम ए और बी के मिक्सचर वाली, जैसे हम कहें कि ए बी 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 ए, इस तरह जिसमें ए और बी दोनों यूज़ हो रहे हों, ये कंकैटिनेशन ऑफ ए बी है। तो इस तरह की स्ट्रिंग जो है ये हम R2 से तो बना सकते हैं लेकिन R1 से नहीं बना सकते। ये उसने आपको एक चीज़ बताई है जिससे आप मतलब आपके जहन में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अगर हम ए स्टार प्लस बी स्टार लिखें और ए प्लस बी स्टार लिखें तो ये दोनों आपस में बिल्कुल भी सेम नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। तो चलें हम बना के देखते हैं। यहाँ है 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे 5 कर दें, यानी कि इस स्टार को भी 5 कर देते हैं, इसके स्टार को भी 5 कर देते हैं और इसके स्टार को भी 5 कर देते हैं, तो आप चेक करें कि हम इसका क्या मतलब है कि हम इस वाले में से 5 वैल्यूज़ ले सकते हैं। अब इसका मतलब बनता है या तो आप 5 टाइम ए ले सकते हैं या 5 टाइम बी ले सकते हैं। तो अब हम अगर ए या बी कुछ भी लें तो हमें कैसे करना पड़ेगा कि इसमें या तो हम 5 टाइम ए ले सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि हम 5 टाइम बी ले लें। हम दोनों में से कोई एक चीज़ पिक कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो आपके पास ये वाला है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बाहर जो स्टार लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने 5 डाला, तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर से कोई भी 5 वैल्यूज़ पिक कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हमने a पिक करना है, उसके बाद हमने इसके अंदर से b पिक करना है,
फिर हमने बी पिक करना है, उसके बाद फिर हमने बी पिक करना है और फिर हमने ए पिक करना है। तो ये देखें, अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो है ये वाली हमने इक्वेशन बनानी थी, तो स्ट्रिंग बनानी थी। ये स्ट्रिंग हमारे पास R2 से तो बन गई है, लेकिन R1 से हम कभी भी नहीं बना सकते। R1 से या तो हम सिर्फ A पिक कर सकते हैं या सिर्फ B पिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि R1 और R2 बिल्कुल भी सेम नहीं होते। और अगर आपको डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आपने कहना है कि जो R1 है, ये याद रखना है कि A स्टार प्लस B स्टार वाली इक्वेशन है, इससे हम कंकेटिनेशन ऑफ ए बी की स्ट्रिंग्स नहीं बना सकते। और R2 यानी कि A प्लस B का होल जो स्टार है, उससे हम जनरेट कर सकते हैं कंकेटिनेशन वाली स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये चीज़ उसने बताई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें वो कह रहा है इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस। इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन तो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा क्या होती है, कि ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसी कोई एक्सप्रेशन जो आपको किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो अब अगर हमें दो रेगुलर एक्सप्रेशंस दे दी जाएं और वो दोनों जो हैं वो सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही हों, तो हम उन दोनों लैंग्वेज को इक्विवेलेंट, उन दोनों इक्वेशंस को इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस कहेंगे। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी ये हम आगे एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये देखें, आपके पास जो उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है वो कहते हैं कि टू रेगुलर एक्सप्रेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को इक्विवेलेंट कहा जा सकता है इफ़ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज। अगर वो दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं वो सेम लैंग्वेज को जनरेट कर रही हो तो हम उन्हें जो है इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस कहेंगे। ठीक है, नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है आपके पास, उन्होंने आपको दो रेगुलर एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, तो आप चेक करें। एक आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाली है और एक नीचे उसने जो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दी है वो है ये वाली। तो आप इससे कोई लैंग्वेज बनाएं अगर, तो आपको वैसे एक चीज़ गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। ये चेक करें, A प्लस बी स्टार जो है ये इतना, ये उसने एज इट इज़ लिख दिया है ना, और इसके साथ उसने ये डबल ए डाल दिया, ये फिर उसने प्लस डाला है, फिर उसने ये वाली वैल्यू दोबारा लिखी है A प्लस बी होल स्टार वाली, ये जो स्टार्ट में थी, और उसके बाद उसने प्लस उसके साथ उसने डबल बी डाल दिया है। तो आपको पता चल रहा होगा कि उसने क्या किया है कि इसी वाली इक्वेशन को लेके इस वाली को A प्लस बी होल स्टार को पहले डबल ए के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, फिर प्लस डाल के डबल बी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमने एक ही इक्वेशन को लेके उसे थोड़ा स्ट्रेंथ में कर दिया है तो दोनों सेम लैंग्वेज ही बनाएंगी, है ना। अगर आप बना के भी चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी लैंग्वेज बनेगी जिसमें या तो डबल ए ज़रूर आएगा या फिर डबल बी ज़रूर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों R1 और R2 सेम लैंग्वेज को जनरेट कर रही हैं, तो हम इन दोनों को इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। ये देखिए उन्होंने आगे लिखा भी हुआ है कि बोथ रेगुलर एक्सप्रेशन जो उन्होंने दी हुई हैं R1 और R2, ये जो हैं क्या डिफाइन करती हैं, ऐसी स्ट्रिंग्स बनाती हैं जो एंड होती हैं डबल ए पे या डबल बी पे। ठीक हो गया। नीचे आपके पास एक नोट दिया हुआ है, ये देखें, ये वही नोट है जो हमने ऊपर भी इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। कहता है अगर आपके पास एक वैल्यू है R1 और एक वैल्यू है R2, तो आप R1 प्लस R2 से भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन R1 दी हुई है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन R2 दी हुई है, तो आप R1 प्लस R2 से जो बनाएंगे वो भी आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन ही बनेगी। ठीक है, एक न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसी तरह आप R1 मल्टीप्लाई R2 अगर कर देंगे तो उससे भी आपके पास एक नई रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसी तरह आप R1 के ऊपर अगर स्टार लगा देंगे तो भी आपके पास एक नई रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी किया था, मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्विज़ आ जाते हैं, और यहाँ उसने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। वहाँ पे उसने सिर्फ ये कहा था कि R1 R2 R1 प्लस R2, यहाँ उसने साथ में इक्वेशन भी दे दी है। तो आप चेक करें कि यहाँ पे अगर R1 हमारे पास डबल ए प्लस डबल बी है और R2 ए प्लस बी है, तो R1 प्लस R2 क्या होगा कि पहले हम R1 लिखेंगे, फिर प्लस डालेंगे और फिर हम R2 लिख देंगे, तो हमारे पास R1 प्लस R2 की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह जो है R1 इंटू R2 लिखेंगे तो R1 की वैल्यू डालेंगे, उसके बाद हम R2 की एक्सप्रेशन डाल देंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसने नीचे एक दफ़ा फिर से लिख दिया है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं।
इसी तरह R1 स्टार जो है R1 की एक्सप्रेशन लिखें और ऊपर स्टार डाल दें। तो आई थिंक अब तक आपको एक्सप्रेशन जो है वो अच्छे से समझ तो आ गई होंगी, इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। R1 प्लस R2 वाली एक्सप्रेशन का मतलब है कि जब आपको कुछ लेने को कहा जाए तो या तो आप इसमें से कोई एक चीज़ ले सकते हैं या इसमें से कोई एक चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको कहा है कि आपने कोई एक लेटर लेना है, तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो इसका मतलब है कि या तो आप इसमें से कोई एक चीज़ ले सकते हैं, या तो आप डबल ए पिक कर सकते हैं या डबल बी पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि मैंने इसमें से कोई चीज़ लेनी है तो फिर आप या ए पिक कर सकते हैं या बी पिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कहा गया है कि एक लेटर आपने इसमें से लेना है, तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपने कोई एक लेटर जो है वो इस वाले में से लेना है, R1 इंटू R2 वाले में से, तो इसका मतलब है कि आपको मस्ट है कि कोई एक चीज़ आप इधर से पिक करें और कोई एक चीज़ आप इधर से पिक करें। यानी कि अगर आप ऊपर वाले में लेंगे तो आपके पास एक लेटर आएगा, लेकिन अगर आप नीचे वाले में से लेंगे तो एक लेटर आपको यहाँ से लेना होगा और एक आपको यहाँ से। और इसी तरह जो है ये R1 स्टार, इसका मतलब ऐसे ही होता है कि स्टार की जगह पे आप जो भी लगा देंगे 3 लगा दें तो अंदर से कुछ भी 3 टाइम आप ले सकते हैं। अब नीचे हमारे पास टॉपिक है, कहता है रेगुलर लैंग्वेजेस। रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? द लैंग्वेज जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द रेगुलर लैंग्वेज। यानी कि जो भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं, उन एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लैंग्वेज होती हैं जिनकी रेगुलर एक्सप्रेशंस बन जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनती। तो ऐसी लैंग्वेज जिन्हें हम रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, और जिनकी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होती वो रेगुलर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसने जो है हमें, तो वो आपको बता रहा है कि अगर आपके पास R1 और R2 रेगुलर लैंग्वेज हैं तो R1 प्लस R2 भी आपके पास रेगुलर लैंग्वेज होगी, R1 इंटू R2 भी रेगुलर लैंग्वेज होगी और R1 स्टार भी रेगुलर लैंग्वेज होगी। इसी तरह मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि R1 इंटू R2 अगर हो सकती है तो फिर R2 इंटू R1 भी होगी, और अगर R1 स्टार हो सकती है तो इसका मतलब है कि R2 स्टार भी होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने एक नोट दिया हुआ है, इस नोट में वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है जो हमने पहले पढ़ी थी कि अगर आपके पास दो लैंग्वेजेस हैं L1 और L2, यानी कि देखें ना यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की बात हो रही थी। अगर आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है तो उसकी लैंग्वेज L1 होगी, और अगर आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन R2 है तो उसकी लैंग्वेज जो है L2 होगी। तो फिर आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनेगी R1 प्लस R2, उसकी लैंग्वेज जो है वो L1 प्लस L2 होगी। ठीक हो गया। उसे आप L1 ये यूनियन L2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह R1 इंटू R2 की जो लैंग्वेज होगी वो L1 इंटू L2 होगी, और जो R1 स्टार की लैंग्वेज आपके पास बनेगी वो L1 स्टार होगी। ये वही चीज़ ऊपर वाली एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। नीचे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। एग्जाम्पल में भी वही उसने ये R1 की हमें एग्जाम्पल दी, एक इक्वेशन दी हुई है, और ये R2 की दी हुई है, और कहता है कि आपके पास जो स्ट्रिंग्स बनेंगी वो R1 प्लस R2 से वो ये वाली बनेगी कि आप R1 की लिखेंगे प्लस फिर R2 की लिखेंगे। इसी तरह ये देखिए उसने यहाँ पे दी हुई है R1 इंटू R1 की ये, R2 की ये है, तो R1 इंटू R2 की कैसे होगी, ये देखिए R1 की आप लिखेंगे फिर आगे ब्रैकेट डाल के R2 की लिख देंगे। ये वही सारी चीज़ें जो हमने ऊपर की हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो आपका सब्सक्राइब तो डिज़र्व करते हैं हम, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने कर दिया हुआ है तो आप दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ ऑल फिनिट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। ये वैसे कोई न्यू टॉपिक नहीं है, इससे बस वही आपकी पिछली सारी लैंग्वेजेस के बारे में बताया हुआ है कि जितनी भी आपकी रेगुलर लैंग्वेजेस होती, जितनी भी फिनिट लैंग्वेजेस होती हैं वो रेगुलर ही होती हैं। यानी कि आप समझ लें कि कोई एक लैंग्वेज जो एक जगह से स्टार्ट हो रही है और उसकी कोई फिनिशिंग लाइन है तो वो कंफर्म है कि वो रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। ओके ना। तो बस यही है, यहाँ से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कहता है इंट्रोडक्शन टू फिनिट ऑटोमेटा।
फिनिट ऑटोमेटा के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा और उसके बाद हम फिनिट ऑटोमेटा को अगले बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत डिटेल से यूज़ करेंगे। तो आपने फिनिट ऑटोमेटा का सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है इस एग्जांपल से, ठीक है ना। ये एग्जांपल उन्होंने एक गेम टाइप समझ लें, बस आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है जिससे आपको फिनिट ऑटोमेटा की समझ आ जाए। तो क्या कहता है कि कहता है आपके पास 64 बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। कहता है यहाँ पे आपके पास ना 64 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने पेपर्स लेने हैं, इन बॉक्सेस के मुताबिक आपने पेपर कटिंग कर लेने हैं, 64 या उससे कम जो है आपने वो पेपर जो है कटिंग कर लेने हैं, ठीक है। कुछ पेपर आपके पास ब्लैक होंगे और कुछ पेपर आपके पास वाइट होंगे। तो हमने 2 डाइस लेने हैं, ठीक है ना, 2 डाइस लेने हैं। तो 2 डाइस जब हम इकट्ठे फेंकेंगे तो हमारे पास या तो कम से कम जो नंबर है वो 2 आ सकता है, ठीक है ना। दोनों डाइस पे अगर 1 1 आ जाए तो हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो 2 आ सकता है, और सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है, 12। यानी कि अगर दोनों पे 6 6 आ जाए तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो आएगा वो होगा 12। तो कहता है कि आपके पास 2 से 12 तक कुछ नंबर्स आ सकते हैं। अब जब भी कोई नंबर आएगा, जब 2 आएगा तो हमें पता होगा कि जब 2 आएगा तो हमने अपने जो पेपर हैं उन्हें इस तरह अरेंज करना है कि पहले हमने इस तरह ब्लैक रखने हैं, फिर हमने इस तरह वाइट रखने हैं, फिर हमने इस तरह ब्लैक रखने हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हमने फिक्स किया हुआ है कि 2 आएगा ना तो हमने अपने जो पेपर हैं ना उन्हें इस तरह से अरेंज कर देना है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 की बजाय 3 आ जाता है, तो 3 अगर आ जाता है तो हमने जो है ना अपने पेपर जो हैं उन्हें इस तरह अरेंज करना है, पहले इस तरह ब्लैक रखने हैं, फिर इस तरह वाइट रखने हैं, फिर इस तरह ब्लैक रखने हैं। यानी कि हमने एक अरेंजमेंट जो है वो फिक्स की हुई है हर नंबर के साथ। अगर 4 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जी हम इस साइड को रखेंगे, ठीक है। कुछ भी हम इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमने एक अरेंजमेंट फिक्स की हुई है। तो जब भी वो नंबर आएगा तो हमें पता है कि एक तो हमारी जो लिमिट है वो फिनिट है, यानी कि 2 से लेके 12 तक, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हमें नंबर आ नहीं सकते। एक तो हमारी लिमिट जो है वो फिनिट है, जो ये चीज़ वो बता रहा है, ठीक है, फिनिट। उसके बाद ऑटोमेटन का मतलब है कि ऑटोमेटन यानी कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो है हर नंबर की तरतीब फिक्स है। तो 2 से लेके 12 तक जो भी नंबर आ जाए हम उसे फ़ौरन से तरतीब दे सकते हैं। हमें पता होगा कि ये नंबर आया तो हमने ये करना है। यही फिनिट ऑटोमेटा होता है। इसमें कुछ आपको फिनिट वेज होते हैं कि ये आ जाए तो आपने ये करना है, ये हो जाए तो ये करना है, ये हो जाए तो ये करना है। इसी चीज़ को फिनिट ऑटोमेटा कहा जाता है। ये आपके पास सिर्फ एक एग्जांपल थी, इसे हम नीचे सॉल्व करेंगे, मतलब इसको आगे फर्दर देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल है जस्ट, तो हम इसे कर लेते हैं। कहता है कि जो फिनिट ऑटोमेटा होता है ये आपके पास 3 चीज़ों की कलेक्शन होती है। वो क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपके पास फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, यानी कि आपके पास कुछ स्टेट्स होती हैं, ओके हो गया ना। और वो स्टेट्स क्या फिनिट होती हैं, यानी कि इनफिनिट स्टेट्स नहीं होती। आपको 2 3 4 5 पता होगा कि इतनी स्टेट्स हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है, यानी कि पहली तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ है आपके पास फिनिट नंबर ऑफ इनपुट लेटर्स। और थर्ड चीज़ जो है वो है फिनिट सेट ऑफ ट्रांजिशंस। तो ये तीनों चीज़ें जब हम नीचे एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलें हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में वो क्या कहता है कि उसने आपको ये 2 लेटर्स दिए हुए हैं, जिस जो हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ फिनिट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होंगे। तो उसने हमें कहा है कि 2 लेटर्स हैं उसके पास, और स्टेट्स कितनी हैं, 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसमें एक्स वाई और जी। तो कहता है कि एक्स जो है वो आपकी इनिशियल स्टेट है और जी जो है वो आपकी फाइनल स्टेट है। नीचे आपके पास उन्होंने ये देखें पहले टेबल बनाया हुआ है और उसके बाद डायग्राम बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको पहले इसे डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वो इजीली समझ आ जाएगी। तो उसके बाद फिर हम टेबल की तरफ जाएंगे। डायग्राम से टेबल बनाना ज़्यादा इजी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हमें उसने कहा है कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, एक्स वाई एंड जी। तो सबसे पहले हम 3 स्टेट्स बना लेते हैं। इस तरह हम सर्कल लगा लेंगे जितनी स्टेट्स होंगी। तो 3 स्टेट्स हैं तो हम इस तरह 3 सर्कल लगा लेते हैं, ठीक है। तीनों को नाम दे देते हैं, तीनों के नाम। इसका नाम जो है वो एक्स है तो इसे हम एक्स कह लेते हैं। इसका नाम वाई है तो इसके हम जो है वाई कह देते हैं। और इसका नाम जी है तो इसको हम जी कह देते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, आपके पास 2 लेटर्स हैं,
दो लेटर्स है ना, ए और बी। तो हम क्या करेंगे कि ए और बी को जो है इस तरह बनाएंगे। उसने देखें यहाँ पे कहा हुआ था कि एक्स आपकी इनिशियल है, तो जो इनिशियल होती है उसके साथ हम माइनस और फाइनल के साथ प्लस लगाते हैं। तो जी के साथ हम प्लस लगा देते हैं और यहाँ एक्स के साथ हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, एक्स के साथ हम लगा देते हैं माइनस। तो ये आपकी एक्स इनिशियल स्टेज हो गई और जी फाइनल हो गई। अब क्या है कि हम कहते हैं कि एक्स से, क्योंकि स्टार्ट तो हमने एक्स से करना है ना, एक्स हमारी इनिशियल स्टेट है, तो एक्स से ही हम स्टार्ट करेंगे। या तो हम एक्स से वाई पे जा सकते हैं या हम एक्स से जी पे जा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कितने हैं, दो लेटर्स हैं, या ए या बी। तो हम कहते हैं कि जब हम ए कॉल करें तो हम वाई पे चले जाएं, और जब हम बी कॉल करें, ठीक है, जब हम बी कॉल करें तो हम जी पे आ जाएं। तो ये आपके पास जो है ये डायग्राम बन गई है। आप चेक करें तो हमने तीनों स्टेट्स यूज़ की हैं। ये हमारे पास एक्स वाई और जी स्टेट्स थी, तो हमने एक स्टेट एक्स, एक वाई और एक जी रख दी है। एक हम एक्स इनिशियल स्टेट थी, एक्स के साथ हमने माइनस लगा दिया है। जी फाइनल स्टेट थी, इसके साथ हमने प्लस लगा दिया है। दो इनपुट लेटर्स थे, तो हमने कहा कि जब हम एक इनपुट लेटर यूज़ करेंगे तो वाई पे चले जाएंगे, और जब दूसरा यूज़ करेंगे तो जी पे चले जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ जो है वो मुझे लगता है यहाँ तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की हुई, लेकिन अब यहाँ मैं बता रही हूँ तो आपको वो भी बता देती हूँ कि इसमें सिर्फ वो स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट की जाएगी जो जी पे पहुँच जाएगी। यानी कि जो फाइनल स्टेज उन्होंने बताई है ना, जी फाइनल स्टेज है, तो जो भी फाइनल स्टेज तक पहुँचेगी सिर्फ वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ बी वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी हमारी डायग्राम में। ठीक है, चले अब नीचे देखते हैं, नीचे उन्होंने क्या दिखाया हुआ है। तो उन्होंने जो हमें दिखाया हुआ है उधर चलते हैं। तो यहाँ पे ये चेक करें, ये उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, ये एक्स वाई और जी ये उन्होंने बनाया हुआ है। एक्स को देखिए उन्होंने माइनस दिया हुआ है यानी कि इनिशियल स्टेज, और जी को उन्होंने प्लस दिया हुआ है फाइनल स्टेज। तो हमने क्या कहा था कि ए पे वाई पे और बी पे जी पे जाएंगे। तो क्योंकि उन्होंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो मैंने इसलिए इस तरह लिख दिया था। इन्होंने ज़रा ए से जी पे और बी से वाई पे कह दिया, लेकिन अगर वो आपको एक्सप्लेन कर देता है कि यहाँ ऐसे ऐसे तो फिर हम उस तरह बना देंगे। ठीक है, तो इसके बाद वो क्या कहता है कि ये देखें, अगर आप जी पे पहुँच गए हैं और जी पे पहुँचने के बाद आप चाहे ए कॉल करें या बी, आप यहीं पे रहेंगे। और इसी तरह वाई पे आने के बाद आप चाहे ए कॉल करें या बी, तो आप यहीं पे रहेंगे। तो ये उसने डायग्राम बना लिया। मैंने आपसे कहा था कि डायग्राम से टेबल बनाना इजी होता है, तो उन्होंने टेबल क्योंकि पहले बनाया हुआ था, टेबल को देख के डायग्राम बनाई है। लेकिन मैंने आपको डायग्राम बनाने का तरीका बता दिया, तो आपने डायग्राम से टेबल बना लेना है। हमारे पास कितनी तीन स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे हमने ओल्ड स्टेट की एक हेडिंग देनी है और नीचे तीनों स्टेट लिख देनी है, एक्स वाई और जी। तो एक्स के साथ माइनस लिख देना है, जी के साथ प्लस। नीचे आपने लिख देनी है न्यू स्टेट्स। ठीक है, न्यू स्टेट्स लिखने के बाद आपने एक उसका जो कॉलम है वो बना देना है रीडिंग ए, और एक कॉलम बना देना है रीडिंग बी। तो अब आपने क्या चेक करना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, एक्स पे। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, एक्स। तो हम कहते हैं कि हम खड़े हुए हैं एक्स पे, तो जब हम ए रीड करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, जी पे। तो हमने यहाँ लिख दिया जी। फिर हम जब एक्स पे खड़े हुए हैं तो बी रीड करेंगे जब हम, तो हम आ जाएंगे वाई पे। तो हमने यहाँ लिख दिया वाई। ठीक है, आपको पता चल गया टेबल किस तरह बनाना है। फिर हम आ जाते हैं वाई पे। अब हम कंसीडर करते हैं कि हम वाई के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक हो गया, तो जब हम वाई के ऊपर खड़े हुए हैं तो जब हम ए कॉल करेंगे, ए को रीड करेंगे, तो हम कहाँ पे आएंगे, ये देखें ना, वापस वाई पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई। और जब हम वाई पे खड़े हुए हैं और हमने बी कॉल करना है, ठीक है, बी रीड करना है, तो बी रीड करने के बाद हम वापस फिर वाई पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे भी वाई लिख देंगे। इसी तरह जब हम जी पे हैं तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं हम जी पे हैं, तो जी से हम चाहे ए कॉल करें चाहे बी कॉल करें, हम वापस जी पे आ जाएंगे। लूप बना हुआ है ना, ये देखें लूप बना हुआ है, ए या बी कॉल करने पे हम वापस जी पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों जी आ जाएंगे। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम है, और ये हमारे पास टेबल है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेबल। आई थिंक हाँ ट्रांजिशन टेबल है ये ट्रांजिशन टेबल है और ये ट्रांजिशन डायग्राम है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, इन्हें हम आगे लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा,
और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।